आज हमारा है 2015 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, स्नेल का नियम को लिखें। तो मतलब यह अपवर्तन का नियम में भी स्नेल का नियम आता है। इस नियम के अनुसार मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वह एक स्थिरांक होता है। यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर बराबर होगा म्यू के। यही यहाँ पे जो म्यू है वह एक स्थिरांक है। दूसरा, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये अमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चौथा प्रश्न, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। पांचवा प्रश्न, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। छठा प्रश्न, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग, पहला तो कि हजामती दर्पण के रूप में, और दूसरा जो गाड़ियों का अग्रदीप होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न, प्रतिरोधों का समूहन क्या है? विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। तो प्रतिरोधों को जोड़ने को प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का समूहन परिपथ में दो प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम जो होता है उसमें उसका जो मान होता है वो उसमें अधिक होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, पर पार्श्व क्रम में बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। आठवां, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में का सचित्र अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस जो होगा उसका में हम उसका फिगर बनाएंगे इस प्रकार से, और अवतल लेंस का फिगर हो जाएगा वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, और उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में आभासी वास्तविक सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस जो होता है वह मतलब निकट दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष का उपयोग करने के लिए। नौवां, विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है? क्योंकि जो विद्युत बल्ब का टंगस्टन होता है वह किसी वायु से अभिक्रिया ना करे, इस कारण उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, जिससे वह अभिक्रिया नहीं करता है और उसका संचारण नहीं होता है। 10वां, उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सूत्र स्थापित करें, या इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र का लॉन्ग क्वेश्चन में इसका इसका लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो जो विद्युत मोटर भी लिखवाया हुआ है, इसका सिद्धांत क्या है, तो जब किसी अगर बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसी चालक को रखेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और यही है। और इसका क्रिया विद्युत फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर आधारित होता है। उसके बाद है अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। तो इसका हो जाएगा CaSO4 12H2O। 12वां, ऐसे दो धातुओं के नाम लिखें जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो वह होगा सोना और प्लेटिनम। 13वां प्रश्न, HCHO का IUPAC नाम लिखें। ये जो समीकरण यहाँ पे जो संरचना सूत्र है उसका IUPAC नाम लिखें। तो इसका हो जाएगा इसका संरचना सूत्र होगा मिथेन जाएगा CH2O।
मेथिल मतलब ऑक्साइड कुछ। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह होगा फॉर्मिक अम्ल, या इसी को मेथिनोइक अम्ल भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने उदर कॉलम होते हैं? तो यह 18 और क्षैतिज 7। आवर्त सारणी में उदर कॉलम को वर्ग और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया? मतलब इसकी खोज बाद में हुई थी, और इस कारण, और ये जो उत्कृष्ट गैस होता है उसका जो अंतिम कोश होता है हमेशा पूर्ण होता है, जिस कारण इसे अलग रखा जाता है। 17वां, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जबकि इथेनोइक अम्ल में मतलब क्षारीय मैग्नीज मतलब जो ऑक्साइड होता है और अम्लीय मैग्नीज जो ऑक्साइड होता है उसके कारण इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 18वां, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसके रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस किस प्रकार से बनाया जाता है उसको, उस विधि को मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिखा हुआ है, और उसका क्लोरीन के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और यह सूर्य की उपस्थिति में होता है। 19वां प्रश्न, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्लेटिनम, सोना, चांदी होता है यह आसानी से संक्षारित नहीं होता है, जिस कारण वह मतलब, और वह जो होता है बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जिसके कारण वह आकर्षक दिखाई देता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 20वां प्रश्न है, एथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करें, एथेनॉल के 2 उपयोग लिखें। तो जो एथेनॉल होता है वह मतलब इसकी प्राप्ति के लिए अगर किण्वन विधि का उपयोग करेंगे तो यह जो किण्वन विधि होता है वह अवायवीय होता है। और एथेनॉल का 2 उपयोग यहाँ पे लिखना है। तो इसका उपयोग होता है जैसे मतलब सिरका, शराब, ये सब के रूप में इसका उपयोग करेंगे। अगला है इसी में कि जस्ता क्या है, अयस्क से जस्ता निष्कर्षण करने के सिद्धांत को लिखें। तो सबसे पहले किसी भी अयस्क को उसके धातु निष्कर्षण के लिए सबसे पहले उसका सांद्रण करते हैं, उसके बाद उसका ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और उससे फिर उसका अपचयन कर कार्बन के द्वारा उसका अपचयन कर हम उससे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसका विद्युत अपघटन करते हैं। उसके अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम ऊतक करता है पौधों में। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद है कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस यहाँ पे इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऊर्जा घर बोलते हैं। 24वां, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब, या उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे हम। उसके बाद है गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह हुआ 1985 में। उसके बाद 26वां, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैसे? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग, या इसी को मतलब बोलते हैं, जिसमें मतलब मतलब इसमें क्या होता है कि गला फूलने लगता है, और यह आयोडीन नहीं जाने के कारण वहाँ पे थायराइड ग्रंथि जो होता है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, और जो थायराइड ग्रंथि होता है वो फूलने लगता है, जिससे घेंघा रोग होता है। 27वां, स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो जो स्थलीय जीव होगा वह वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा, और जलीय जीव होगा वह जल में विलेयी जो ऑक्सीजन होता है उससे मतलब श्वसन की क्रिया करता है। जो स्थलीय जीव होता है वह आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, पर जलीय जीव को बहुत जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए वह जल को लेता है, और मतलब उससे
में ऑक्सीजन को खींचता है और उसके बाद जल का निष्कासन करता है, जिससे कि वह जल में बुलबुले उत्पन्न करता है। 28वां पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? तो पारितंत्र में जो अंतिम का जो भी मतलब जीव होता है, वह उसके मरने के बाद उसके शरीर का अपघटन करने का कार्य अपघटकों का होता है और फिर से उसे पारितंत्र में मिलान देता है यह। 29वां उत्सर्जन क्या है? इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखें। तो उत्सर्जन वह पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर से हानिकारक रासायनिक पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है। इसके प्रमुख दो अंग हैं, जैसे इसमें सबसे पहले मानव में वृक्क आंसू मतलब जो त्वचा में जो श्वेत ग्रंथि होती है उससे पसीने का उत्सर्जन होता है। और अगला प्रश्न, मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ चित्र के साथ विभिन्न भागों का वर्णन करें। तो यहाँ पे मानव का नेफ्रॉन का आप चित्र देख लें और उसका वर्णन करें कि इसमें कौन कौन सा मतलब भाग जो होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमिन संपुट होता है, संवाहिनी नलिका होती है। ये सब इसका भागों का और विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहले किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान, तो मतलब विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा एक कूलम मतलब C बटा होता है समय सेकंड में, तो कूलम 120 कूलम और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड, तो इसे काटने पर 2 एम्पियर, तो इसका मान होगा 2 एम्पियर। दूसरा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यह होता है प्रिज्म का उपयोग। तीसरा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। चौथा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा की माप के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। 5वां, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे छठा प्रश्न, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता? तो कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। 7वां, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो यह होता है उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वह किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। इसमें अगला है 7वां, नीलत होता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। 9वां, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण यहाँ पे उसका लवण का नाम है, यहाँ पे जो K2SO4 है वह लवण है। 10वां, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के एक अणु में सहसंयोजक बंध 3 होता है। आगे है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो CaCO3 होता है। 12वां, डॉट डॉट वन संपदा का एक उदाहरण है, तो लकड़ी जो होगा वो वन संपदा का एक उदाहरण है। 13वां, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। 14वां प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग में परिवर्तन होकर कैसा रंग हो जाएगा? तो वह हो जाएगा लाल। 15वां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इन सभी का इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में। यूरो2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT। 20वां, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा।